आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से हमें सूत्रस के बारे में बताया था और वह कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर वह चाहें तो वह किसी को भी अपने नीचे झुका सकते हैं। और नई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि भले ही हेवंस की इच्छा बहुत ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन उसके खुद के रूल्स और रिक्वायरमेंट्स है। और किसी को सूत्रा मास्टर बनना है तो उनके लिए यह बनना काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट काम है। और सिर्फ हार्ड वर्क के सहारे तुम कभी भी सूत्रा मास्टर नहीं बन सकते, क्योंकि इसको बनने के लिए तुम्हारे पास प्रिसेप्शन और इनिशिएट टैलेंट होना बहुत जरूरी है। और तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि भले ही मुझे इस लिनजियांग स्क्रिप्चर की एक कॉपी मिल गई थी 10 साल पहले, लेकिन मैं इसे उस समय पर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतनी एनर्जी मौजूद नहीं थी। अब जबकि मैं ड्रैगन पावर को पजेस करता हूँ, अब समय आ चुका है कि मैं इसे समझने की कोशिश करूँ। इसमें जैसा लिखा हुआ है वैसा ट्राई करते हैं कि आखिरकार क्या होगा अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ तो। और तभी वह अपनी प्रैक्टिस करना जारी रख देता है, और जब वह प्रैक्टिस चालू करता है तभी अचानक से उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है। इसको देखकर वह भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसको देखकर कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये इतना ज्यादा आसान होता तो यहाँ पर हर जगह पर सूत्र प्रैक्टिशनर नहीं होते क्या? और अगर मैं इस मेथड को इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहा तो मुझे इस बात का डर है कि मैं बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाऊंगा। चलो सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को ट्रेन करता हूँ, उसके बाद मैं सूत्र रिफाइनिंग करूंगा। और ये सूत्र रिफाइनिंग कोई ऐसी वैसी चीज नहीं छोटी मोटी जिसे मैं एक ही दिन में सीख जाऊँ। मुझे काफी ज्यादा समय लगने वाला है सीखने में। और इसी तरीके से उसे 10 दिन गुजर जाते हैं, और प्रैक्टिस करते करते उसके पास एक कीड़े को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी की बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन हमारे एमसी को इससे कोई भी डर नहीं लगता, और तभी वह कीड़ा आकर हमारे एमसी को काट लेता है उसके हाथों में। इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि इस कीड़े का जो जहर है वो डायरेक्टली मेरे हार्ट पर अटैक करने में लगा हुआ है, और इससे इससे ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। इस पॉइजन को अपने सभी के सभी इक्विपमेंट पर पहुंचाना होगा मुझे, वो भी जल्द से जल्द। और ऐसा करते करते उसकी पावर लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, लेकिन इस प्रैक्टिस के दौरान उसे बहुत ज्यादा पेन का सामना भी करना पड़ता है। और अचानक से सक्सेस होने के बाद वो कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मुझे उस फर्टिलाइजर के तौर पर 10 साल गुजारनी पड़ी थी अपनी जिंदगी, तो ये जो छोटी मोटी पॉइजन है उनका अटैक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी जो पॉइजन रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट क्लास की हो चुकी है। अगर 10 साल पहले मुझे पॉइजन नहीं किया गया होता तो शायद मैं आज इस समय पर प्रैक्टिस करते समय मारा गया होता। अब जबकि मेरी बॉडी को मैंने टेम्पर्ड कर लिया है, पावरफुल बना लिया है, अब समय आ चुका है कि अपनी सूत्र प्रैक्टिस को मैं स्टार्ट करूं। तभी एक कल्ट्रन लेके आता है, उससे कहने लगता है कि चलो अपनी तैयारियां चालू करते हैं। और उस कल्ट्रन के पास आकर खड़ा हो जाता है वह, और अपनी जादुई शक्तियों से कुछ करने लगता है वहां पर, और अपनी ड्रैगन पावर को उस कल्ट्रन में इंजेक्ट करने लगता है। और जब उसकी स्पीड उसमें इंजेक्ट करने की काफी ज्यादा तेज होती है और उसकी काफी सारी पावर उस कल्ट्रन के अंदर जाने लगती है, और सारी की सारी पावर को वह फ्यूज करने में कामयाब रहता है। और तभी सारी की सारी एनर्जी उस कल्ट्रन में जा रही है धीरे धीरे, और वहीं पर जाकर बैठ जाता है और उसे कंसंट्रेट करने लगता है एक जगह पर, एक पॉइंट पर, जिससे कि सारी सारी एनर्जी एक पिल में बदल जाए। और तभी वो सक्सेस हो जाता है अपना जो भी काम कर रहा था उसमें, और वह सारी की सारी एनर्जी एक पिल में बदल जाती है। जिसको देखकर हमारा एमसी काफी तो खुश होने लगता है और कहने लगता है कि फाइनली मैं इसमें सक्सीड हो चुका हूँ, और सारी की सारी ड्रैगन समनिंग मंत्र है वो मैंने उसका इस्तेमाल कर ही इसमें सक्सेसफुल हो पाया हूँ। अगर ये नहीं होता मेरे पास तो मैं शायद कभी सक्सेसफुल हो भी नहीं पाता। और जबकि यह एक पर्पल स्पेयर बॉल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड ग्रेड की पिरामिडल स्क्रिप्चर है। मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं अपनी उस ड्रैगन पावर का इस्तेमाल कर सेकंड रैंक की पिरामिडल ट्रेजर स्क्रिप्चर को पहली ही बार में और पहले ही दिन में इस तरीके से रिफाइन करने में कामयाब रहूंगा। लेकिन इस समय पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि जिसकी मुझे जरूरत है वो थर्ड रैंक की या फिर उससे हायर ट्रेजर स्क्रिप्चर की जरूरत है। मैं इस चीज को बेचना पसंद करूंगा। और तभी वो उस चीज को अपने ग्रैंडफा के पास ले जाता है और उस पिल को दिखाने लगता है उस ट्रेजर को। इसको देखकर उसका ग्रैंडफादर काफी शॉक हो लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुमने वाकई में इसको खुद से रिफाइन किया है? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जी ग्रैंडफादर, मैं ही था जिसने उस पिल को रिफाइन किया है, और मैं इस समय पर एक सूत्रा प्रैक्टिशनर हूँ, और सितु फैमिली से निपटने के लिए मेरे पास इनफ पावर मौजूद है इस वक्त। ये बात जानने के बाद हमारा दद्दू काफी खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कि फाइनली हमारे होंग फैमिली के पास खुद का सूत्र प्रैक्टिशनर आ चुका है। अब हमारी फैमिली को ग्रो होना कोई नहीं रोक सकता उसे ग्रो होने से। तभी हमारा एमसी मोताई के बारे में पूछने लगता है और उससे कहने लगता है कि ग्रैंडफादर आखिरकार वह कहाँ गई है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। तभी उसके ग्रैंडफादर उसे बताने लगता है कि मोताई ऑलरेडी अपने सेक्ट में वापस लौट चुकी है, और आखिरकार हम लोग उसके त्यानीट सेक्ट से प्रोटेक्शन की उम्मीद भी नहीं कर सकते, ना ही उन पर हम डिपेंड रह सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक बैड न्यूज मिली है। जो सितु फैमिली है उन्होंने अपने सितु जोंगजेंग को वापस बुला लिया है, और वो 5th रैंक को हासिल करता है यंगर जनरेशन में। और कंपैरिजन करे तो सितु पेयोंग उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वह बंदा एक असली जीनियस है, ट्रू जीनियस। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि सिचू जोंग है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं सितु लुओ जिनका ओल्डर ब्रदर है। वही बेवफा उसकी गर्लफ्रेंड या फियांसे जो भी थी, बेवफा दोस्त, चाइल्ड स्वीट हार्ट, उसका ओल्डर ब्रदर है वह बंदा। जब इस तरीके से व्यवहार करते हुए ग्रैंडफादर उसे देखता है तो उससे कहने लगता है क्या तुम उसे जानते हो? तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मैंने उसके बारे में बस सुना है, मैं उसके जानता नहीं हूँ।
और एक और बात ग्रैंडफादर, मैं ऑक्शन हाउस में जाना चाहता हूँ। यह बात सुनने के बाद उससे ग्रैंडफादर शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम वाकई में ऑक्शन हाउस में जाना चाहते हो? क्या तुम ये चीज वहां पर बेचना चाहते हो? तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि इस समय पर मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मेरे रिसोर्सेज हैं, जिससे कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो सके, और जो स्क्रिप्चर है मैं इसका इस्तेमाल कर कर वो चीजें हासिल कर सकता हूँ जिन चीजों को मुझे ट्रांसडेंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने में रिक्वायर होगी, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तभी ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं बूपो को तुम्हारे साथ जाने की परमिशन देता हूँ, ताकि वो तुम्हें जियो जिन के ऑक्शन हाउस में लेकर जाए। वहां पर तुम्हें कई सारे बढ़िया बढ़िया चीज मिल जाएंगे खरीदने के लिए, और वो एग्री हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में सितु मैनर की मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी एल्डर्स आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी एक एल्डर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो पाव यंग है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है, वो भी बहुत ज्यादा ट्रेजिकली। क्या हम पाव यंग की डेथ का बदला नहीं लेने वाले? क्या तुम्हारे पास कोई भी अच्छा आइडिया नहीं है? तभी दूसरा एल्डर इसकी बात सुनते हुए घुर्राते हुए चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि हमें इस तरीके से उनकी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम उन्हें अपनी पावर क्यों ना दिखाएं, होंग फैमिली को दिखा दे कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। आखिरकार जो होंग फैमिली है वो जल्द नहीं, आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी वैसे भी, और हम यहाँ पर 4 एल्डर्स हैं और वो अकेला होंग लॉन्गटेंग, और वो सिर्फ एल्डर जनरेशन का बचा हुआ अकेला बंदा, वो भी होंग फैमिली में। ये बात सुनने के बाद उनका लीडर उससे कहने लगता है कि अबे समय नहीं हुआ है, हम होंग फैमिली से फाइट करें। मैंने ऑलरेडी सितु जोंगजंग को वापस बुला लिया है ग्रेट डीमन गेट से। ये बात जानने के बाद दूसरा एल्डर काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि उस बंदे को, वह बास्टर्ड जिसने अपने थर्ड एल्डर को मार दिया था। और तभी वो बंदा वापस आ जाता है, उनकी बातें सुन लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करोगे, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। काफी समय बाद मिले सभी के सभी एल्डर्स। तभी वो एल्डर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि सितु जोंग है, तुम्हारे पास अभी भी इतनी ज्यादा करेज बचा हुआ, हिम्मत बची हुई है कि तुम यहाँ पर अपना चेहरा में दिखाने में लगे हो, वो कांड करने के बाद भी हमारे फैमिली में तुम जैसा बंदा मौजूद नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर वापस आना चाहता था, अगर ये उस बात के लिए नहीं होता कि हमारे यहाँ के एल्डर्स वाकई में इतने ज्यादा यूजलेस हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन के यंगस्टर को ढंग से पाल भी नहीं सकते, सिखा भी नहीं सकते, तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर वापस आने के बारे में सोचता भी अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती तो। ये सुनने के बाद उस एल्डर की जल जाती है और वो कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके से बात करने की, हम अपने इस मैटर को आराम से संभाल सकते हैं और होंग फैमिली के बास्टर्ड को हम तबाह कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात होती तो हमारा जो सिद्धू फैमिली है वो ऑलरेडी काफी पावरफुल बन चुकी होती, लेकिन तुम्हारे कारण हमें फ्यूचर में और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। अगर हमारे फैमिली के एल्डर्स वाकई में होंग फैमिली से निपटने के लिए जाते हैं तो सभी के सभी लोग हमारी फैमिली से हंसेंगे, जहाँ पर यंगर जनरेशन के लोगों को निपटने के लिए यहाँ के एल्डर पर जाना पड़ता है। सब लोग तो यही कहते हैं ना हमारे बारे में, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही उस वीकलिंग होंगर से निपट लूंगा, मैं वापस अपने ग्रेट डीमन गेट पे चला जाऊंगा और फैमिली के लिए, मैं फैमिली में पावर के लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाला तुम लोगों से। ये बात सुनने के बाद उस एल्डर की और जल जाती है और वो गुस्सा होने लगता है। तभी वो लीडर उससे कहने लगता है कि सेकंड एल्डर, इसे जो करना है वो करने दो, क्योंकि इस वक्त हमारी फैमिली में अकेला ऐसा यही बंदा है जो कि होंगर को हरा सकता है इस वक्त। तभी नेक्स्ट सीन हमें लॉन्ग सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर पुप्पू उस सिटी को देखने के बाद कहने लगता है कि मुझे इस सिटी में आए हुए काफी ज्यादा समय आ चुका है और काफी इस तरह की मार्केट घूमे हुए भी काफी समय हो चुका है। क्या तुम यहाँ पर कुछ खरीदना चाहते हो होंगर? तभी हमारे एमसी कहने लगता है कि हम तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपने आइटम को सेल करने के लिए आए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये बात सुनने के बाद पुप्पू उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक प्रोमिडल स्क्रिप्चर है और हमारी फैमिली वाकई में बहुत ज्यादा अमीर होने वाली है इसको बेचने के बाद। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज को सीक्रेट रखना होगा, दूसरे लोगों को इस बारे में पता नहीं चलने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुनने के बाद बुपू उससे कहने लगता है कि ठीक है मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट से भर गया था, लेकिन तुम्हें फिर भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर दूसरे लोग सुन भी देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जीजीवन हॉल में पहुंच चुके हैं। और तभी वे ऑक्शन हॉल के सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये लॉन्ग सिटी का सबसे ज्यादा बिगेस्ट ऑक्शन हॉल है, और वे अंदर जाने लगते हैं। तभी एक लड़की आकर उनका स्वागत करती है और यह जूजिन हॉल की ओनर है जिसका नाम क्विन लिंग है, जो कि वहां पर उनका स्वागत करते हैं। उससे कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर यंग मास्टर नहीं है क्या होंग फैमिली के, होंग बूपो? आखिरकार तुम्हारी जो होंग फैमिली है वो यहाँ पर किस लिए आई हुई है ऑक्शन हाउस में? क्या तुम यहाँ पर कोई आउटडेटेड जो वेपन्स है या फिर फर्स्ट ग्रेड के वेब ट्रेजर है वो बेचने के लिए तो नहीं आए हो? तभी बूपो इससे कहने लगता है कि तुम्हें कभी दूसरों पर इस तरीके से लुक डाउन नहीं करना चाहिए, मेरे हाथों में इस वक्त एक सेकंड ग्रेड ट्रेजर है। यह बात जानने के बाद वो लौंडिया काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि सेकंड ग्रेड ट्रेजर, क्या ये डिवाइन गोल्डन लाइन टेक्निक है या फिर तुम्हारी फैमिली की कोई सीक्रेट स्किल? तभी बूबू उसको सरप्राइज देती है, डब्बा खोलता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज ध्यान से देखिए, ये एक प्रोमिडल स्क्रिप्चर है। इसे देखने के बाद वो लड़की इतना ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है और शॉक हो जाती है कि उसका मुंह फटा फट रह जाता है। ज्यादा मुंह मत फाड़ो, नहीं हमारे जो व्यूअर्स है ना वो कुछ समझ जाएंगे। और कहने लगती है ये वाकई में प्रोमिडल स्क्रिप्चर है और इस प्रोमिडल स्क्रिप्चर की जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, और इसमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी को कंडेंस किया गया है, उसकी एनर्जी इधर उधर बिखर भी नहीं रही। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे रिसेंटली ही बनाया गया होगा, इस बात की तो गारंटी दे सकते हैं हम।
और तभी अचानक से वूपू उसे क्लोज कर देता है। ये देखकर वो लड़की और ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे वापस से देखने की मांग करने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से हारा इसे हाइड करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से दिखाओ दिखाओ अपनी सिस्टर को और देखने दो। तभी वूपू वहां पर उसके मजे लेता है और पीछे कर लेता है ट्रेजर को और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज से इतना ज्यादा ऑब्जेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रोमिडल स्क्रिप्चर है वो हमारे फैमिली के सूत्रा मास्टर के द्वारा क्रिएट किया गया था। और वेलोंडिया हमारे भूपू को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करने लगती है और अपने बड़े बड़े गुब्बारे दिखाते हुए इससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी फैमिली में कौन सा सूत्र मास्टर आ चुका है, किस सूत्र मास्टर ने इसे बनाया है, क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए अपनी बॉडी भी एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। समझ गए गाइस कि क्या कहना चाहती है? जो अपनी बॉडी भी देने के लिए तैयार है उसको हासिल करने के लिए। समझ गए क्या 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 कर सकती है? ये बहुत ज्यादा टैलेंट है भाई, बहुत चालाक है, बहुत चालाक, बच के रहना। ये सुनने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है और तभी लड़की किसी चीज को देखती है और सरप्राइज होती है, उससे कहने लगती है ओ मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ लाइन तरीके से बात कर दी है तुमसे, मुझे नहीं पूछना चाहिए था इस बारे में, मैं इस चीज के लिए तुमसे माफी चाहती हूँ। अगर ये सीनियर हमारे जिजिन हॉल में काम करने के लिए आना चाहते हैं तो हम उनका अच्छी तरीके से स्वागत करेंगे और जो चाहे वो रिवॉर्ड भी देने के लिए हम तैयार हैं। तभी हमारा एमसी बीच में कूदता है और उससे कहने लगता है ओ वो पर्सन, ओ मुझे माफ कर देना, हमारे सीनियर ने ये कहा है कि हम उनके बारे में या फिर उनके आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, ये सूत्रा मास्टर है। तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिरकार वे सभी के सभी लोग कितने ज्यादा एसेंट्रिक होते हैं और उनकी पर्सनैलिटीज कितनी ज्यादा सीरियस होती है। दूसरी तरफ हमें वसुति फैमिली के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी से निपटने के लिए आया है और वह इस समय एक बीस्ट से फाइट करने में लगा हुआ है और एक ही झटके में उस बीस्ट को मार देता है अपनी एक हाथ की पावर से और उस बीस्ट के आधी बॉडी के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं और बाद में पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी लेवल धीरे धीरे करके अप होने लगता है और वो पावरफुल बन जाता है पहले के मुकाबले में। तभी उसका एल्डर लीडर जो भी है वहां पर आता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते जा रहे हो अपनी उस डेवलिश टेक्निक के साथ जोंगहेंग। तभी हमें सितु फैमिली, सितु हाउस के सितु वुडी यानी कि मास्टर है ये सितु हाउस का, जहाँ पर जोंगहेंग उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना ग्रैंडफादर, मैं मीटिंग के दौरान आपको इतना ज्यादा हार्ड टाइम दिया था कुछ दिनों पहले। तभी उसको ग्रैंडफादर सितु होंग से कहने लगता है, हमें जोंगहेंग से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उन एल्डर्स को कन्विंस कर दिया है, तुम्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा फ्यूचर में। तभी जोंगहेंग उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रैंडपा लाओ, कुछ दिनों बाद मैं लॉन्ग सिटी में खुद जाऊंगा और वहां पर उस बंदे से जाकर मिलूंगा होंग फैमिली के। तभी सितु फैमिली का जो एल्डर होता है, आई मीन जो ग्रैंडपा है उसका, जोंगहेंग का, वो उससे कहने लगता है कि वहीं पर जीजुन हॉल में एक प्रोमिडल स्क्रिप्चर आया हुआ है ऑक्शन करने के लिए लॉन्ग सिटी में। ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि प्रोमिडल स्क्रिप्चर। तभी उसके ग्रैंडफादर उसे बताने लगता है कि जो ऑक्शन है वो 7 दिनों बाद वहां पर स्टार्ट होने वाला है और तुम जबकि लॉन्ग सिटी में जा ही रहे हो उस समय के दौरान, तो तुम वहां पर जाओ और उस प्रोमिडल स्क्रिप्चर को जीतकर क्यों नहीं लेकर आते। ये बात सुनने के बाद जोंगहेंग उससे कहने लगता है कि ओके ग्रैंडपा, मैं तो इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि जो प्रोमिडल स्क्रिप्चर है वो इस तरीके से किसी स्मॉल सिटी में, लॉन्ग सिटी जैसी जगह पर आ जाएगा। ग्रैंडपा आखिरकार जो स्क्रिप्चर सूत्र मास्टर है वो कहाँ पर छुपकर बैठा हुआ है। तभी उसको ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है, क्योंकि जो जूजिन हॉल है उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है और वे अपने थिंग्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा रखते हैं अपनी चीजों को और वो अपने बारे में किसी को नहीं बताते हो। तो मुझे इस बात का डर है कि अगर हम उन्हें हार्ड प्रेस भी करते हैं फाइंडर को, उस मास्टर को ढूंढने के लिए आखिरकार वह कौन है, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। तभी ये बात सुनते हुए जोंगहेंग उससे कहने लगता है कि मेरे पास खुद के मेरे तरीके हैं उस मास्टर को ढूंढने के, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी कहानी वापस से उस जूजिन हॉल की तरफ शिफ्ट होती है जहाँ पर हमारा एमसी और उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ग्रैंडफादर काफी खुश होते हैं, उससे कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो कई सारे लोग आए हुए हैं आज और मुझे ऐसे ऑक्शन हाउस में आए हुए 10 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, मैं वाकई में इस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगा, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी खरीदना है तो हमारी फैमिली उसे खरीदेगी तुम्हारे लिए, हमारे पास पैसा बहुत है। तभी एमसी भी मान जाता है। तभी हमारा एमसी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मेरे मिजरली दिखने वाले ग्रैंडफादर अचानक से चेंज कैसे हो गए और इतनी ज्यादा फिक्र कैसे करने लगे मेरी। और तभी ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि आजकल यहाँ पर बहुत ही तो लोग आने में लगे हुए हैं इस ऑक्शन में, लगता है कि वहाँ की जो प्राइसिंग है वो जल्दी बढ़ने वाली है, तो तुम्हें कुछ पैसे बचाने की जरूरत है आगे। तभी वहाँ पर कोई आता है, उससे कहने लगता है कि ओ तो ये और कोई नहीं बल्कि मैं होंग फैमिली का ओल्ड मास्टर है, लॉन्ग टाइम, आई मीन काफी ज्यादा समय बाद मिले हम होंग फैमिली के मास्टर। और जब हमारे एमसी और ग्रैंडफादर उसकी बातें सुनते हैं तो वो काफी तो सरप्राइज हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं कि कौन है बे, कौन चूजा चिल्ला रहा है यहाँ पे। और हमें पता चलता है कि वो चूजा और कोई नहीं बल्कि मैं जोंगहेंग होता है, जिसको देखकर वह ग्रैंडफादर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम तो वाकई में सितु जोंगहेंग हो। तभी जोंगहेंग हमारे ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि कैसे हो आप ओल्ड मैन होंग, मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम यहाँ पर मुझे अभी भी याद रखोगे। तभी उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम लॉन्ग सिटी में यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे। और तभी जोंगहेंग हमारे एमसी को देखकर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे बगल में जो खड़ा हुआ है वो बंदा जरूरी पे होंगर होगा, मैंने सही कहा ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि तुम सितु पायों को हराने में कामयाब रहे, क्योंकि तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखते देखने में। तभी हमारा एमसी उसको धन्यवाद कहता है, उससे कहने लगता है कि ब्रदर सितु आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तारीफ करने के लिए। तभी वो उससे कहने लगता है जोंगहेंग हमारे एमसी से, मैंने सुना है कि तुम इलेजिटमेट बेटे हो ब्रदर होंग। इस बात से हमारे एमसी गुस्सा आ जाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भले ही कोई और हूँ लेकिन अभी भी मैं होंग फैमिली का ही बेटा हूँ, भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं एक इलेजिटमेट चाइल्ड हूँ,
मैंने ऑलवेज होंग फैमिली की टेक्निक को कल्टीवेट किया है और दूसरों के ऑर्डर्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाला। जैसे कि कोई कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाता है किसी दूसरे के सामने, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। यह बात सुनने के बाद होंगजंग उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक गली का कुत्ता हूँ, गली का कुत्ता। और तभी वो अपने प्रेशर का इस्तेमाल करने लगता है हमारे एमसी से निपटने के लिए, और हमारा एमसी इसको देखकर काफी ज्यादा घबराहट हो जाता है। और जोंग उससे कहने लगता है तो क्या हुआ अगर मैं कोई गली का कुत्ता हूँ, मैं फिर भी तुम्हें मार सकता हूँ बहुत आसानी से। और हमारे एमसी को बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ तक कि उसके पैर भी जमीन में घुसने लगते हैं। और कहने लगता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर का इस्तेमाल कर रहा है। और तभी जोंग चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि तुम बस होंग फैमिली के एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, आखिरकार तुम किस बात को लेकर इतना ज्यादा एरोगेंट होने में लगे हुए हो। मेरे ओपिनियन में तो मैं कभी भी मार सकता हूँ, तुम्हारी एंटायर फैमिली को खत्म कर सकता हूँ अकेले। जल्दी से मेरे सामने अपने घुटनों को टेको। और हमारे एमसी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने में लगा हुआ होता है। तभी कुछ लोग इतना ज्यादा प्रेशर को झेल नहीं पाते और कहने लगते कि यहाँ पर एक फाइट स्टार्ट होने वाली है। तभी वो ग्रैंडफादर बीच में आता है और उससे कहने लगता है, और उसका दद्दू आकर उसे रोकता है चिल्लाते हुए। और अपने एमसी को बचाने के लिए वह अपनी पावर का इस्तेमाल कर बैठता है ताकि वो उस जोंग को रोक सके। तभी वहां पर दोनों की पावर आपस में टकराती है तो जोरदार धमाका होता है और वह पीछे जाकर सीधे गिरने लगता है जोंग, जिसको देखकर जोंग सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि इस होंग लॉन्गटेंग को मैं इस तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और कुछ ना कर पाने के कारण वह वापस जाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें ऑक्शन में जरूर मिलूंगा मैं। और बात करें तुम्हारे बारे में होंगर, तुम्हें बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम बस इतना ही मुकाबला कर सकते हो मुझसे। तभी ग्रैंडफादर हमारे एमसी से पूछ लगता है क्या तुम होंगर ठीक हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। तभी हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडपा। और तो और बात करें इसी सितु जोंगहंग के बारे में तो इसकी प्रोग्रेस वाकई में बहुत ग्रेट है। तभी कहानी शिफ्ट होती है उस ऑक्शन के अंदर, जहाँ पर वही उस ऑक्शन की ओनर आती है और वहाँ पर सभी के सामने अनाउंस करने लगती है कि हम लोग यहाँ पर अपने ऑक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी के सभी लोग अपने आप को दिल थाम कर तैयार हो जाइए। तभी हमें डुगवू मैनर के वू शांतों को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अपनी बकवास बंद करो और फटाफट से इसकी प्रॉम्प्टल स्क्रिप्चर की जो बेडिंग है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। और जोंग भी अपनी सीट पर बैठ जाता है और हमारा एमसी और उनका ग्रैंडफादर भी वहां पर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। और हमारा एमसी अपने ग्रैंडफादर को इस तरीके से देखते हुए कहने लगता है ग्रैंडफादर तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो लड़की उससे कहने लगती है कि सबसे पहले तो जो हमारा आइटम है वो एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है और ये वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट क्वालिटी का और एक्सट्रीमली शार्प है। और इसकी बिडिंग स्टार्ट होती है 10,000 स्प्लिट स्टोन से और इसकी हर एक मिनिमम जो प्राइस बढ़नी चाहिए वो 10,000 स्प्लिट स्टोन ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा बंदा कहने लगता है कि 20,000 स्पीड स्टोन, तीसरा बंदा 30,000 रख देता है और इसी तरीके से वो स्वॉर्ड वहीं पर बिक जाती है। दूसरी बारी आती है एक ब्लैक ओर के बारे में। यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो ब्लैक ओर है इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है जीजन हॉल में, वो भी बहुत ज्यादा दूर की सिटी से। यहाँ तक कि हमारा जो स्टाफ है वो भी इसके एट्रीब्यूट में बिल्कुल भी नहीं जानता और इसे तोड़ना वाकई में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और कोई भी हमारे जीजन हॉल का वेपन इसे तोड़ने में नाकामयाब रहा। यहाँ तक कि इसकी बिड स्टार्ट होती है वो 20,000 स्प्लिट स्टोन से। और एक बात का ख्याल रखना कि हर सक्सेसफुल वुड बिड वो कम से कम 10,000 की होनी चाहिए। इसे देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये ब्लैक माइन है। और तभी जोंगहेंग अपना बिड रखता है और कहने लगता है कि मैं इसका इस्तेमाल 20,000 करके खरीदूंगा। तभी हमारा एमसी कहने लगता है ग्रैंडफादर क्या मैं इसके लिए ब्लैक माइन के लिए बिड कर सकता हूँ। और ग्रैंडफादर वो एग्री हो जाता है और वो 30,000 की बिड रख देता है, जिसे देखकर जोंगहेंग सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ पैसों के लेकर बैटल करना चाहते हो। हमारी जो सितु फैमिली है वो तुमसे फाइट करके रहेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी फाइट करना पड़े। और तभी वो 40,000 की बिड लगा देता है। हमारा एमसी की भी सड़क जाती है तो वो भी 1 लाख की बिड लगा देता है 100,000 की। ये देखने के बाद उसके ग्रैंडसन उससे कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है होंगर। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी जो प्राइस है वो 100,000 के लायक है। इसको देखकर वो होंगजेंग काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि जो बंदा है जो लड़का है होंगर वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है जैसा कि रूमर्स ने कहा था। और तभी वहां पर उसकी उस ब्लैक ओर को लेकर डील हो जाती है और तभी वह लड़की नेक्स्ट आइटम को लेकर आती है और कहने लगती है कि अब हमारे पास है सबसे ज्यादा मेन आइटम, सेकंड रैंक का प्रॉम्प्टल स्क्रिप्चर। जिसे देखकर होंगजेंग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि एक प्रॉम्प्टल स्क्रिप्चर, ये तो कमाल हो गया भाई। और तो और मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो प्रॉम्प्टल स्क्रिप्चर्स हैं इससे पहले उसमें एक स्पेयर टेक्निक है, टोटल ऑफ 13 मूव्स है जिसके, और सब लोग इस बारे में जानते हैं कि अगर कोई इसे सीखना चाहता है तो उसे किसी भी कल्टीवेशन टेक्निक की रिक्वायर नहीं होती, जरूरत नहीं पड़ती है। तुम डायरेक्टली इंस्टेंटली इसको समझने में और सीखने में कामयाब रह सकते हो और इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। और जो नॉर्मल कल्टीवेशन है ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और किसी और को भी हम इसे पास डाउन कर सकते हैं। ये बात जानने के बाद वो बंदा और भी एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि यही वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। और ड्यूगवू मैनर का भी वो बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है उसको हासिल करने के लिए। तभी वो लड़की अनाउंस करने लगती है कि जो बिड स्टार्ट होने वाली है 200,000 से स्टार्ट होगी और हर एक की बिड कम से कम 50,000 ज्यादा होनी चाहिए हर बार इंक्रीज करो तो। तभी हमारा जो जोंग होंग होता है, वही चमू बंदा, वो कहने लगता है कि मैं डायरेक्टली इसके बदले में 250,000 बिड करने के लिए तैयार हूँ। तभी डुगवू मैनर का बंदा बिड करने लगता है 300,000। तभी जांग फैमिली बिड करती है 100,000
इसे देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है क्या हमारे इस लॉन्ग सिटी में कोई जांग फैमिली भी थी। और वो समझ जाता है कि ये सारा का सारा कांड इसके ग्रैंडफादर ने किया है और पूछने लगता है ग्रैंडफादर क्या ये तुम ही थे जिसने यहाँ पर किसी बंदे को इस धंधे पर लगाया है ताकि तुम इसकी प्राइस को और भी ज्यादा बढ़ा सको। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है क्या तुम अपना वो बंद रखोगे, हमारे प्राइस ज्यादा पैसा ज्यादा मिल रहा है तो नुकसान क्या है उसमें। और तभी सितु फैमिली 600,000 करती है, ड्यूक वुमेन 700,000 करता है, तभी जांग फैमिली 800,000 करती है प्राइस। तभी सितु फैमिली का बंदा फिर से कर देता है 1,500,000। वो डूक वुमेन का बंदा कर देता है 1,600,000। तभी सितु फैमिली का बंदा कर देता है 2 मिलियन। और भाई यहाँ पर हमारे डूक वुमेन के पैसे खत्म हो जाते हैं और तभी वो लड़की अनाउंस करने लगती है कि 2 मिलियन गोइंग वंस टू एंड प्राइज। और यहाँ पर डील कंप्लीट हो जाती है और इसी तरीके से जोंग हैंग जीत जाता है उस प्राइस को, उस बिडिंग को। और उसको जीतने के बाद वह काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ कह रहा होता है कि फाइनली मुझे ये चीज मिल चुकी है। और दूसरी तरफ ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं कि हम तो अमीर हो गए, अमीर पैसा ही पैसा। और कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स उसके पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो लोग आते हैं उससे कहने लगते हैं कि जो ब्लैक माइन आपने खरीदा था और 1,600,000 स्पिरिट स्टोन यहाँ पर आपके, आप इसे इन्हें रख सकते हो। तभी दद्दू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहने लगते हैं कि इस बार का जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 1,500,000 स्प्लिट स्टोन का है। जो हैंग फैमिली है इतना पैसा कमाने के लिए उसे कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे। तभी जो टकलू होता है जो कि पैसे देने के लिए आया हुआ होता है वो उससे कहने लगता है कि हाँ एक और बात सीनियर होंग, क्या आप हमें उस सूत्र प्रैक्टिशनर के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो दद्दू उससे कहने लगता है कि मैं इस तरीके के डिसीजन खुद से नहीं बना सकता, मुझे वापस जाना होगा और उस सूत्र मास्टर से पूछना होगा। सीनियर सूत्र प्रैक्टिशनर पहले हैं, तभी उनसे पहले पूछने के बाद ही मैं कुछ डिसीजन लूंगा, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताने वाला मास्टर सर जी। तभी वो टकली काफी ज्यादा खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कोई बात नहीं, हमें माफ कर देना आपको इस तरीके से परेशान करने के लिए, लेकिन आप मेरी ग्रीटिंग्स उन तक जरूर पहुंचा देना। और तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वही ब्लैक और दिखाई जाती है, ब्लैक और माइन, जिसे हमारा एमसी कुछ जांच पड़ताल करने में लगा हुआ होता है और कह रहा होता है कि भले ही मैं इसे जलाने की कोशिश कर लूं या फिर काटने की कोशिश कर लूं, लेकिन इस ब्लैक माइन को चोट पहुंचाना या फिर नुकसान पहुंचाना बहुत ज्यादा कठिन है। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड से ही कर सकता हूँ। और तभी अपनी उंगली काटकर अपना ब्लड उस पर टपकाने लगता है और जैसे ही उस पर ब्लड टपका तभी अचानक से देखते हैं कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है वो माइन। और मुझे देखने के बाद हमारा एमसी कहीं सरप्राइज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि चल के आ रहा है उसके साथ ये सब। और कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, इसके अंदर स्ट्रेंज फायर रिकॉर्डेड है इस स्क्रिप्चर के अंदर, और इस फायर को हम लोग ग्रेट तगाता नाम से भी जानते हैं। और तभी वो उस फायर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके एब्जॉर्व करने के बाद। और उसे अपने हाथ में लेने के बाद कहने लगता है कि जो ग्रेट तगाता फ्लेम्स हैं वो ओनली और सिर्फ यहाँ पर यंग फ्लेम्स है इस समय पर, लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ एंशिएंट फ्लेम बनने में तो शायद ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को भी जलाने में कामयाब रह सकती है ये फायर, इतनी ज्यादा पावरफुल है ये फायर। और उसे अपनी मुट्ठी में बांध कर कहने लगता है कि सबसे पहले तो इस फ्लेम को मैं अपनी कॉन्शियसनेस में सबसे पहले डाल लेता हूँ और कलेक्ट कर लेता हूँ। और वह फायर उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, उसकी अंतरात्मा में, और उसके दिमाग में सीधा घुस जाती है, वो बिना किसी परेशानी के। हमारा एमसी कंसंट्रेट करने लगता है और तभी वह देखता है कि वो ऑलरेडी ट्रांसलेट स्टेज के सेकंड स्टेज पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है इसे रिफाइन करने का। और तभी हमारा एमसी अपने उस कल्टरन में फिर से प्रैक्टिस करने लगता है, सूत्र बनाने लगता है और अपनी उस पावर को बढ़ा देता है जिससे कि उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होता है पहले के मुकाबले में, और वो 3 पिल बनाने में कामयाब रहता है। जिसे देखकर वो खुश होने लगता है और कहने लगता है कि ये तो इनक्रेडिबल वाली बात है, अब मैं यहाँ पर 3 प्रोमेडल स्क्रिप्चर एक ही बार में बना सकता हूँ। लेकिन बात करें इन स्क्रिप्चर्स के बारे में तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी यूजलेस है, बेटर लगा कि इनका इस्तेमाल मैं कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए बदले में करूँ और मुझे कुछ मिल जाएंगे कम से कम। और वापस से जूजिन हॉल पर पहुंच जाता है जहां पर वो उन स्क्रिप्चर्स को बेच देता है, 3 स्क्रिप्चर्स को। और इस वक्त हमारा एमसी अपना चेहरा ढककर आया होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर ये 3 प्रमंडल स्क्रिप्चर मैं ऑक्शन के लिए आपको देना चाहता हूँ। जिसे देखकर वो टकलू काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि 3, ये तो वाकई में प्रमंडल स्क्रिप्चर्स है, वो भी एक साथ 3, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि जो प्रमंडल स्क्रिप्चर्स है वो तुम्हें ऑक्शन करने के लिए है और वो मेरे द्वारा क्रिएट की गए थे। तभी वो टकलू ये बात जानने के बाद खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली हम मिल गए हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ इस बात को जानने के बाद। आप अंदर आ सकते हो, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया चाय वगैरह तैयार करता हूँ, नाश्ता वगैरह। तभी हमारा एमसी डायरेक्टली उसके मुंह पर मना करते हुए उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ड्रिंक व्रिंक करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक बिजनेस डील प्रपोज करने के लिए आया हुआ हूँ। यह बात सुनने के बाद वो टकलू सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है किस तरीके की बिजनेस डील। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस तरीके की टेक्निक को कल्टीवेट करते हो। तभी वो टकलू कहने लगता है कि मैं इस समय पर डिवाइन सोल रिलेटेड जो टेक्निक है उन टेक्निक को अपनी कल्टीवेट करने में लगा हूँ, लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। और तभी वे अपना कल्टर उनके सामने निकालता है और उससे कहने लगता है कि अब देखो तुम मेरे जलवे। और तभी हमारा एमसी अपने जलवे दिखाना चालू कर देता है और वो उसी कल्टर में अपनी उस टेक्निक को करना चालू कर देता है
और अचानक से वहां पर एक प्रोमोडल स्क्रिप्चर बनकर आ जाता है, जिसको देखकर वो टकलू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुमने एक ही झटके में मेरे लिए स्क्रिप्चर बना दिया है, वो भी इतनी फास्ट। और तभी हमारा उस स्क्रिप्चर को बनाने के बाद हमारा एमसी डायरेक्टली उस टकलू को दे देता है और उसे देने के बाद उससे कहने लगता है कि ये एक सेकंड ग्रेड का पीक बोन स्क्रिप्चर है, ये तुम्हारे टेक्निक को बिल्कुल भी सूट करता है, बढ़िया। और वो टकलू कहने लगता है कि सीनियर, आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं उनको रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ, बस आप कहकर देखिए एक बार। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मेरी होंग फैमिली के साथ अच्छी रिलेशनशिप है और इस समय पर उन्हें कई सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ये बात जानने के बाद वो टकलू कहने लगता है, क्या ये सिद्धू फैमिली के बारे में। और तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जो हंग फैमिली है वो सिद्धू फैमिली से निपट सकती है, लेकिन इस समय पर मुझे बहुत ज्यादा क्यू गैदरिंग पिल्स की जरूरत है, और पिलियन पिल्स हो गई, 9 ट्रांसफॉर्मिंग पिल्स हो गई, ये सब मुझे जरूरत है। तभी टकलू उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सीनियर, आप मुझ पर डिपेंड हो सकते हो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। और ये कहते हुए हमारा एमसी वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि एक बात का ख्याल रखना कि जो स्पिरिट स्टोन्स है, पिल है, स्पिरिट पिल्स है या फिर वेपन्स है, सभी के सभी को कलेक्ट कर लेना, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर, और उन सभी को हंग फैमिली के मनर पर भेज देना। और वो टकलू से जाते हुए देखता है तो कहने लगता है, आप अपना ख्याल रखिएगा सीनियर, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और तभी हमें उस डेथ सिटी के बारे में बताया जाता है जो कि हमेशा 12 साल में एक बार खुलती है। और हमारा एमसी और वो लड़की जो कि स्टार्टिंग में गेट पर जाकर मिली थी, वो दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं। और वो लड़की हमारे एमसी से कहने लगती है कि जो सिटी है वो लॉन्ग सिटी पे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरियस हुआ करती थी, एक समय पर बहुत ज्यादा चहलती फिरती थी और हाँ बहुत ज्यादा मशहूर थी ये सिटी। लेकिन एक रात यहाँ पर अचानक से सभी के सभी लोग गायब हो गए, पता नहीं कैसे, किसी को भी नहीं पता। और यहाँ पर एक सिंगल बॉडी भी नहीं बची थी कि हम पता लगा सके आखिरकार क्या हुआ यहाँ पर। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ मैं अपने इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो अपना रिएक्शन देना मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को पता चलेगा कि आखिरकार इस सिटी में ऐसा क्या हुआ था और क्या हमारा एमसी यहाँ पर करने वाला है इस लड़की के साथ, क्योंकि मजा तो आने वाला है, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारा जो टारगेट है सब्सक्रिप्शन का वो बढ़ा दीजिए यार। अगर आप लोग ऐसा सपोर्ट कर सकते हो तो करिए गाइस, बस मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस।